नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दिन तो आज छोटी दिवाली का है, हालांकि दक्षिण भारत में आज ही नरक चतुर्दशी के तहत दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में पारा बेहद गर्म है। यह सियासी पारा है, राजनीतिक पारा है, क्योंकि बीजेपी के भीतर जो हड़कंप अभी तक छोटे छोटे नेताओं के जरिए छिटपुट बम फेंके जा रहे थे, अब एक बड़ा धमाका बीजेपी के भीतर से निकल कर आया है। वो नेता सामने निकल कर आए हैं जो कि जनसंघ के दौर से और बीजेपी को बनाने के साथ रह रहे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिसको लेकर सीधे कहें तो बीजेपी लीडरशिप कटघरे में खड़ी हो गई है। जिस तरीके से बयान आज जारी किया गया है उसमें कह सकते हैं कि शायद बीजेपी अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि फहरिस्त और चेहरों के जरिए जरा एक नजर डाल लीजिए कौन कौन कैसे कैसे किस रूप में कह रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा, आर.के. सिंह, अरुण शौरी। दूसरी तरफ से शुरू कीजिए तो नेताओं की फहरिस्त में अरुण शौरी के बाद पत्रकार महोदय चंदन मित्रा भी आते हैं, हुक्मदेव बाबू भी आते हैं। लेकिन ये सारे चेहरे से इतर हमको लगता है उन चार चेहरों पर अब हर किसी की नजर जा रही होगी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या ये फहरिस्त बढ़ती चली जाएगी? इसका मतलब क्या ये मायने निकाले जाएं कि दरअसल बिहार चुनाव की हार महज एक राज्य की हार नहीं है? क्या इसके मतलब ये निकाले जाएं कि दरअसल बिहार तो जीता जा सकता था, जीत सकते थे, लेकिन हार गए? उन वजहों को टटोला जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। दरअसल आज जो बयान जारी किया गया है चार बड़े नेताओं के जरिए, उस बयान में इस बात का खुले तौर पर जिक्र है कि दिल्ली की हार से कोई सबक क्यों नहीं सीखा गया। 2015 के शुरुआत में ही दिल्ली में हारे थे। यानी सब का मतलब यह है कि कोई जिम्मेदार नहीं, अगर हर कोई जिम्मेदार मान लिया जाता है तो। और हार की बड़ी वजह एक साल में पार्टी का प्रभावहीन होना। बिहार में हार की वजहों की गंभीरता से समीक्षा की जरूरत है, इस बात का भी जिक्र किया गया। और बिहार के लिए जिम्मेदार नेता खुद को समीक्षा से अलग रखें और जीत का सेहरा जिसके सिर हार की जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। ये बात अगर अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा अपने तौर पर कह रहे थे, आर.के. सिंह अपने तौर पर, दोनों सांसद हैं हालांकि, लेकिन बावजूद इसके सवाल एक मार्गदर्शक मंडल का होता है। और मार्गदर्शक मंडल ये कहकर बनाया गया था, उसका कोई संविधान तो नहीं था, लेकिन उस वक्त जो बयान जारी किया गया था और जिस पर संघ की भी मुहर थी कि अब उम्र हो गई है और आप दिशा दीजिए, तो दिशा देने के साथ साथ कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप की उंगली भी उठ रही है और समझाया बुझाया भी जा रहा है कि आप समीक्षा की गंभीरता को समझिए, इस तरीके से ना लाइए। सामूहिक तौर पर निर्णय होते थे, उसमें लग ऐसा रहा है कि सब कोई प्रभावहीन हो गया है और सिर्फ लीडरशिप हावी हो गई है। लीडरशिप के मतलब नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन संकेत बहुत साफ है। और इस संकेत के मतलब अगर हिस्सों को समझे, जो इससे पहले जो सांसद भर थे वो जो सवाल खड़ा कर रहे थे, जरा उनकी आवाज सुनिए, वो क्या कह रहे थे। पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा? क्रिटिसिज्म भी तो कप्तान को लेना पड़ेगा, जिन जिन लोगों के हाथों में बागडोर रहा इस बार बिहार का। इसके लिए तो मैं मानता हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेवार है, जो लोग टिकट बंटवारे में थे वे लोग जिम्मेवार हैं। और जैसे कि हमने कहा पहले, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हार क्यों हुई। एक समय में इस आरक्षण के लिए बिहार में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में इस बयान ने बहुत नुकसान किया है। तो हटाने की बात ज्यादा होती रही, बनाने की बात कम हुई है। चुनाव हार जाती, प्रधानमंत्री बच जाती तो उतना बड़ा नुकसान नहीं था। चुनाव पानी का बुलबुला है, आज ये बुलबुला है, कल दूसरा बुलबुला होगा, लेकिन हमने प्रधानमंत्री को खो दिया। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय प्रतिमा को खो दी। क्या मतलब निकाले जाएं इसके? जिस तरीके से सीधे अपनी ही लीडरशिप को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं? सवाल सिर्फ बीजेपी के भीतर का नहीं है, सवाल उस एनडीए का भी हो सकता है। हम वहां भी चलें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन उस सबसे पहले अशोक सिंघल, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? क्योंकि आप आज से नहीं बीजेपी कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी जब बनी उसके बाद टेलीविजन का युग आया तो आप ही वो शख्स थे जो लगातार कवर करते, आप ही वो शख्स थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का शिमला में जिस वक्त वो वहां पर थे वहां अपने इंटरव्यू लिया था। क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है? क्योंकि आडवाणी, जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा और छोटी फहरिस्त बड़ी लंबी है। मतलब क्या है इसके?
देखिए प्रसून, बहुत दिनों से पार्टी के अंदर ये लग रहा था कुछ लोगों को कि कुछ चंद लोग पार्टी और सरकार को चला रहे हैं। जो पुराने लोग थे जिन्होंने पार्टी बनाई, चाहे वाडवानी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये तमाम लोगों को किनारे कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। ना पार्टी में ना सरकार में इनकी कोई पूछ नहीं रह गई थी। कुछ चंद लोग पार्टी और सरकार को चला रहे थे, मनमानी कहे, उन्होंने आरोप लगाया कि मनमानी कर रहे हैं। तेरी मूर्ति चला रही थी अरुण जेटली, अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन मतलब साफ है प्रसून इसका कि बहुत दिनों से लग रहा था कि पार्टी जिस ढंग से चल रही थी, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं चलाता था, सब मिलकर पार्टी चलाते थे। लेकिन कुछ दिनों से जब से सरकार आई, मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, अमित शाह प्रेसिडेंट बने, तो लग रहा था कि पुराने लोगों को दरकिनार किया गया है। तो आवाजें दबी जुबान में लोग बात करते थे, लेकिन अब खुल के ग्रुप जो पूरा का पूरा साइडलाइन था वो ग्रुप आगे आ गया है और आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि पार्टी में जो पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी चली थी बीजेपी, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। और ये आवाजें जो दबी आवाजें थी अब सार्वजनिक तौर से उठने लगी हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ। पार्टी जिस ढंग से चल रही है वो पार्टी पुरानी पार्टी नहीं है, ये कहा जाने लगा है। और अलायंस भी सवाल उठाने लगे हैं, शिवसेना हो या अकाली। हम अलायंस पे 1 मिनट आते हैं, अलायंस का हिस्सा भी हम लेकर आएंगे, लेकिन सवाल पहले बीजेपी के भीतर का। हिमांशु, आडवाणी और जोशी जैसे उम्रदराज अनुभवी लोगों का ये गुस्सा है, बगावत है, बदलाव की मांग है, या फिर एक मार्गदर्शन है, ये है क्या? प्रसून, मैं आपको बता दूं कि सबको इंतजार था बिहार की हार का, जीत का नहीं था। जिन लोगों ने इस तरीके से पार्टी के नेताओं को क्रिटिसाइज किया, वो सारे इस इंतजार में थे कि पार्टी चुनाव हारे, और वो हार गई। हारने के बाद एक छोटे छोटे बम फूटते गए और अब बड़ा बम फूटा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मुरली मनोहर जोशी से आरएसएस के जो सह सरकार्यवाह हैं, उन्होंने मुलाकात की। किशन गोपाल जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोऑर्डिनेशन देखते हैं, उसके बाद उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उसके बाद ये तमाम नेता इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पार्टी की लीडरशिप पे खड़ा कर दिया बिहार चुनाव को लेकर। और ये कहा जा सकता है कि बिहार जो ट्रांजिशन था एक युग से दूसरे युग को देने का, पावर का, वो शायद बीजेपी में बहुत स्मूथ नहीं हो पाया। और ये सत्ता की भूख है, सब नेता अपने साथ रहते हैं। मैंने भी एक बार आडवाणी जी से पूछा था, एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आदमी उम्र दराज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम का नहीं रह जाता। तो सवाल बहुत है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि जनवरी के अंदर बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, ऐसे में अमित शाह के ऊपर सवाल खड़ा करके अब ये मांग बीजेपी के अंदर अंदरूनी उठने नहीं, आपने एक बड़ी बात कही, हम उस पे आ रहे हैं, हम अमित शाह पे एक मिनट हिमांशु, जरा आपने एक बड़ी बात की कि कृष्ण गोपाल जो कि संघ और सरकार के बीच पुल का काम संघ की तरफ से कर रहे हैं, उनकी मुलाकात मुरली मनोहर जोशी से भी होती है, लाल कृष्ण आडवाणी से भी होती है और साझा बयान में इन दोनों के दस्तखत। क्या ये आरएसएस के भीतर की भी आवाज है? देखिए, बिल्कुल आरएसएस का भीतर की आवाज हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है अब उस पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से पार्टी के अंदर, जैसा अशोक सिंघल जिक्र कर रहे थे कि 3 लोग पार्टी को चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आरएसएस को भी है और वो इस जोड़ी को तोड़ना चाहता है। और आरएसएस नहीं चाहता कि इस तरीके की तानाशाही हो, क्योंकि पहले एक कलेक्टिव डिसीजन होते थे, अब एक तरफा डिसीजन होते हैं और सबको बता दिए जाते हैं। ये पार्टी के अंदर कई लोग बार बार कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि अमित शाह को दूसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर ये सारी चीजें, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इसको लेकर अंतिम फैसला प्रसून जी संघ को लेना होगा। और संघ की मोहर आप जानते ही हैं कि संघ जो कह देगा वो बीजेपी के लिए फिर हम इस पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बीजेपी के भीतर का नहीं है। बीजेपी सत्ता में बहुमत के साथ है, लेकिन बहुत जगहों पर एनडीए का गठबंधन भी बना हुआ है। एक वक्त जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए के साथ खड़ी थी और हमारे साथ चूंकि अली अनवर साहब भी जुड़े हुए हैं और साबिर अली साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने मोदी की तारीफ की थी तो जनता दल यूनाइटेड से निकाला गया और फिर उसके बाद ये बीजेपी, वो भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले सवाल सिर्फ बीजेपी के भीतर का नहीं, इसका विस्तार जिसका जिक्र अशोक सिंघल कर रहे थे, एनडीए के भीतर से क्या आवाज आ रही है, हम जरा इसको भी पहले सुना देते हैं। अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी इस वक्त, तो शिवसेना पूरा बहुमत महाराष्ट्र में प्राप्त करेगी, पूरा बहुमत। कभी भी आज चुनाव लीजिए, कल लीजिए, आप कभी भी चुनाव लीजिए महाराष्ट्र में, जो बिहार के नतीजे है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब महाराष्ट्र में होगा। जितना नेगेटिव कैंपेन करेंगे
उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। यू शुड टॉक अबाउट व्हाट यू गोइंग टू डू फॉर द पीपल। आम जनता चाहती है कि जिसको को मैंने वोट डालना है वो हमारे लिए क्या करेगा। सीटों के बंटवारे से लेके, सीटों के चयन से लेके, प्रत्याशियों के चयन से लेके, हमारी प्रचार प्रसार किस तरीके से हमने किया, हर स्तर पर इसका आकलन किया जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होके अगर ये हार हुई है हम लोगों की, जिसकी हम लोगों को बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको लगता है कि ये जो बयान आया कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी अगर बीजेपी हारती है बिहार में, इसका भी उल्टा? निश्चित इसका असर पड़ा है, निश्चित असर पड़ा है। ये दोनों तीनों बात मिल करके माइनॉरिटी हमसे अलग हो गए। जाहिर है पहला मौका ऐसा आया है जिसमें बीजेपी के लोग सरसंघ चालक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह पहला मौका आया है जब प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में सांसद ही खड़ा कर रहे हैं जो बीजेपी के हैं। यह पहला मौका आया है जब बीजेपी अध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन तीन चेहरों के अलावे वो कोई तीसरा चौथा चेहरा नहीं हो सकता है जिसके आश्रय कहा जाए संघ सरकार और बीजेपी चल सकती है। अब यहां पर सवाल है, क्या इस बात को आडवाणी नहीं समझ रहे थे? क्या इस बात को जोशी नहीं समझ रहे हैं? और अगर वो समझ रहे हैं इन सारी स्थितियों को, तो बीजेपी के भीतर क्या वाकई इतना घना अंधेरा है? साबिर अली साहब, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, लेकिन आप ही वो शख्स थे जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद आपको निकाल दिया गया और फिर बीजेपी में आप आ गए। ये अलग मसला है, फिर झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद आपकी जुलाई में दोबारा एंट्री हुई। लेकिन आज आपको क्या लगता है, तारीफ की जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं कल जो कहा, मैं समझता हूं कि मेरी समझ उससे ज्यादा परिपक्व है और मेरी समझ और जो मेरा कहना था आज भी मैं उस पर कायम हूं कि नरेंद्र मोदी दूरंदेशी, उनकी सोच, उनकी कठोरता और उनके आने वाले समय में जो इस देश को बुलंदी पर ले जाएगा, मैं समझता हूं कि 60 साल तक जो दूसरे लोगों ने इस देश पर राज किया, उनकी सोच वहां तक नहीं पहुंची जहां नरेंद्र मोदी पहुंचाना चाहते हैं। और अमित शाह की दूरंदेशी सोच? देखिए, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं समझता हूं कि जब कोई राष्ट्रीय कैप्टन होता है, आपके चैनल पे बहुत से विश्लेषण क्रिकेट की भी होती है, अगर उस मैथोलॉजी में बात की जाए तो नेशनल कैप्टन रणजी ट्रॉफी की हार जीत से बहुत ज्यादा उसको दोष नहीं देना चाहिए। देखिए, एक तो हम लोग संवाद कायम कर रहे हैं, हमको लगता है उदाहरण क्रिकेट और इन सब का ना दिया जाए। बहुत सीरियस मसला है, नेशनल पार्टी है, सत्ता में है और इस देश के भीतर सामाजिक सरोकार रखते हुए आरएसएस काम कर रहा है। बिहार में हार हुई है, बीजेपी के भीतर से आवाज उठ रही है। हमें नहीं पता है कि आपको इसके बाद राज्यसभा भेजा जाएगा, कहां भेजा जाएगा। सवाल यह है, आडवाणी कह रहे हैं, जोशी कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, शांता कुमार कह रहे हैं, जनसंघ के मैं आपको बता दूं कि जब हार होती है तो मैं समझता हूं कि उनकी अपनी एक सोच एक दिशा में जाती है कि हार की वजह क्या है, लेकिन जब कलेक्टिव बैठ के बात की जाती है तो एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। और जितने वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उनका अनुभव बड़ा है और सब लोगों की अपनी बात कहने की राजनीतिक पार्टी में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में किसी एक की नहीं है। भारतीय पार्टी कलेक्टिव है और सब लोगों के अपना राय देने के लिए खुले विचार खुले रहते हैं और लोग देते हैं। ओके, एक मैसेज बिहार के चुनाव से यह भी निकला कि क्या वाकई नीतीश कुमार का फैसला विचारधारा के तौर पर सही था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने के बाद मान लिया कि अब हम नहीं रहेंगे एनडीए में, और एक विचारधारा की लड़ाई भी बिहार में हो रही थी इस बार। अली अनवर साहब, बड़ा सीधा अब सवाल है, आप लोग चूंकि लंबे समय तक एनडीए में रहे, सिर्फ एक नाम का सवाल नहीं, अगर आडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार कुछ कहते हैं तो इसके मतलब क्या है? देखिए पुण्य प्रसून जी, ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, रूलिंग पार्टी है। इनकी किसी भी क्रियाकलाप का पूरे देश पर और समाज पर भी असर पड़ता है। एक जनरल परसेप्शन है, कोई आज नहीं, वो मोदी जी के आने से ही और उनके आने की आहट से ही, कि इन्होंने पार्टी को एक तरह से हाईजैक कर लिया है और ये पार्टी, इससे विचार का मतभेद चाहे जितना भी हो कोई रखे, लेकिन एक बात सब लोग मानते थे कि ये कलेक्टिव लीडरशिप वाली पार्टी है।
एक एक स्टेचर के कई कई लीडर एक साथ होते रहे हैं इस पार्टी में, लेकिन मोदी जी के आने के साथ उस दौर का एक तरह से अंत हो गया और एक पूरी पार्टी, जैसा कि आडवाणी जी कोई आज संयुक्त बयान आया, पहले भी कह चुके हैं कि इसमें देश में तानाशाही की आहट है और उससे आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अशोक, हम एक मिनट हम जरा एक मिनट हम इस पे आ रहे हैं। आप अशोक चूंकि वहीं पर खड़े हैं जहां पर मुरली मनोहर जोशी का घर है, लेकिन हमारा सवाल है, एक जिक्र आज कर दिया गया, हिमांशु हमें भी नहीं पता था कि कृष्ण गोपाल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं मुरली मनोहर जोशी से, वही मुलाकात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी से, एक बयान निकल कर आता है। क्या संघ के भीतर, अगर संघ निर्णय ले सकता है, तो क्या संघ के भीतर इस बात को लेकर हलचल है कि कोई रास्ता हम लोग भटके हैं और रास्ते को पटरी पर लाना है? इसके लिए एक राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। प्रसून, बिल्कुल संघ भी चिंतित है इस बात को लेकर। बिहार की जिस ढंग से हार हुई है, दिल्ली में हार हुई, उसके बाद बिहार में हार हुई। कृष्ण गोपाल सुषमा स्वराज से भी कल मिले थे प्रसून, कहीं उनको ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं सुषमा स्वराज भी इस खेमे में ना आ जाए जिस ढंग से सुषमा की स्थिति पार्टी और सरकार के भीतर है। तो सुषमा से भी कल मुलाकात की थी और संघ बिल्कुल चिंतित है। पिछले दिनों जो संघ और सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई थी, पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें संघ की ओर से चेताया गया था कि आप पब्लिक से कांटेक्ट रखिए, लोगों से कांटेक्ट बना के रखिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए और जमीन पे कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते नहीं है, एक गैप आ गया है लोगों के बीच में, पार्टी कार्यकर्ताओं में और सरकार और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच। उसके बावजूद अमित शाह ने पार्टी में मिलने का कार्यक्रम रखा था कि वीक में वो मिला करेंगे, लेकिन संघ चिंतित है जिस ढंग से पार्टी में चल रहा है, जिस ढंग से पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है। प्रसून, उसी कड़ी में कृष्ण गोपाल मिले थे और कहीं ना कहीं संघ को ये लग गया था कि कहीं ना कहीं ऐसी आवाजें पार्टी के भीतर और उठेंगी और सीनियर लेवल से, सीनियर जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से उठ सकती है। उस कड़ी में कृष्ण गोपाल ने लगता है मुलाकात की थी। चलिए, आप बने रहेंगे हमारे साथ और तमाम ब्रेक के बाद हमारे साथ राजदीप सरदेसाई और जावेद अंसारी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ जाएंगे और कुछ सवाल जो इसके आगे निकलने की स्थिति में है, क्या कुछ भारी परिवर्तन होगा या इन आवाजों को दबा दिया जाएगा? नए तरीके से बीजेपी को गठने की कोशिश होगी या सिर्फ यह कहा जाएगा टर्म पूरा हो रहा है अमित शाह का, जनवरी में कोई नया अध्यक्ष? क्या मायने हैं इसके और ये कौन सी दिशा है? सवाल यही उठ रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी आज की नहीं, यशवंत सिन्हा तो बाकायदा चंद्रशेखर के ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे, वहां से निकलकर इनकी एंट्री होती है और इन सब के बीच शांता कुमार भी कोई आज की नहीं। राजदीप, इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है एक तो मतलब साफ है कि एक ग्रुप है, एक गुट है जिसमें कहीं ना कहीं एक उनको लगता है कि जो बीजेपी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली चला रहे हैं वो उनकी बीजेपी नहीं है जिसमें वो कई सालों तक थे। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है इस बात को लेकर कि किस तरह से पार्टी चलती है। पार्टी सबको लेकर, उनकी बीजेपी नहीं है या बीजेपी इस तरीके से खत्म हो जाएगी, दोनों में अंतर है। नहीं, देखिए, आपने जो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के साथ देखा था, एक जमाना आया कि जगजीवन राम, बड़े बड़े नेता, हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने सब कहा कि इस तरह की पार्टी में हम नहीं रह सकते। चंद्रशेखर, हमें एक नई पार्टी बनानी है, एक नई एक तरह से सोच लानी है। मोदी इंदिरा गांधी बन रहे हैं। मोदी इंदिरा गांधी एक तरह से उनके जो विरोधी हैं उनको लगता है मोदी इंदिरा गांधी बन रहे हैं। इंदिरा गांधी तो इसी तरह से पार्टी चलाती थी, हम इस पे जारी इसी तरह से रखेंगे, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। एक कमेंट चाहेंगे यहां पर, क्या ये संकेत बीजेपी के भीतर अगर आडवाणी उठा रहे हैं, ये चेक एंड बैलेंस तो नहीं है? क्योंकि एक तरफ इतना एग्रेसिव है, दूसरी तरफ एक सॉफ्ट स्थिति है। बीजेपी ऐसी थी जैसा जिक्र कर रहे हैं, ऐसे बना के रखी है। देखिए, मेरा यह मानना है कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा ने जो बात उठाई, ये रिफ्लेक्ट करती है एक चर्निंग जो हो रही है बीजेपी। देखिए, भोला सिंह ऐसा आदमी अगर ये बात उठा सकता है, हुकुमदेव नारायण जी उठा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये यही बात ख़त्म हो जाएगी। कल को इन्हीं लोगों का हवाला देके और लोग भी बोल सकते हैं
क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेटली जो बीजेपी लीडर्स आपसे भी मिलते रहे, राजदीप से भी मिलते हैं, हमसे भी जो चार मिलते हैं, वो जो ये जो प्राइवेटली कहते हैं वो इन लोगों ने पब्लिकली कहा है, और अभी वो लोग बोले नहीं हैं। जब सबसे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का बोल दिया तो उसका हवाला देखिए और लोग भी बोले। एक व्यक्ति की सत्ता चल रही है, बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है, और इन नेताओं को लगता है उस इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या हुआ। अब इन नेताओं में उनका कोई मास अपील नहीं है, लेकिन वो एक आवाज दे रहे हैं जो बाकी के सांसद कहना चाहते हैं पर नहीं कह सकते।